हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 54। जिया डेस्टिनी से मिलने आई थी और उसके बगल में बैठी थी। डेस्टिनी मासूम सा चेहरा बनाकर जिया के बगल में बैठा रहा। कुछ देर बाद जिया कहने लगी, डेस्टिनी, क्या तुम्हें ईशान याद है? वही जिससे मैं प्यार करती हूँ। वो जब से बैंगलोर गया तब से उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। मैंने उसके फोन में अपना नंबर सेव भी किया था, फिर भी उसने नहीं किया। और जब मैंने उसे फोन किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। क्या वो वहां जाकर मुझे भूल गया है डेस्टिनी? शायद हो सकता है वो अपनी नई दुनिया में बिजी हो गया हो, या उसे नए दोस्त मिल गए हों। मैं ये सब नहीं सोचना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत उदास है और ना चाहते हुए भी मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहे हैं। वो बड़ा शहर है, दिल्ली से भी बड़ा। वहां के लोग यहाँ से ज्यादा अच्छे होंगे और वहां की आम जिंदगी भी अलग होती होगी ना। पर मैं उसे बहुत मिस करती हूँ और ये बात उसे बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं? वो मुझसे बहुत दूर है, मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती। जब वो यहाँ था तब मैंने उसे बहुत परेशान किया था। हो सकता है अब वो मुझे परेशान कर रहा हो, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना डेस्टिनी। उसे समझना चाहिए कि अब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और मैं उसे सच में बहुत मिस करती हूँ। कहते हुए जिया की आंखों में ठहरे आंसू की बूंद नीचे आ गिरी। जिया का मन भारी होने लगा था और वह उसे हल्का करना चाहती थी। उसे अपना गाल अपने घुटनों पर टिका लिया और भीगी आंखों से डेस्टिनी का सर सहलाते हुए कहने लगी, क्या वो सच में मुझे भूल गया है डेस्टिनी? अगर मैं उसे याद होती तो वो मुझे जरूर फोन करता। जाने से पहले जो एहसास मुझे दिया वो अब तक महसूस होता है, पर जब मैं उसे फोन करती हूँ और उसका फोन बंद आता है तो वही एहसास मुझे दर्द देता है। मैं उसके लिए गलत नहीं सोच रही, पर जो हो रहा है वो ठीक भी तो नहीं हो रहा है ना। बहुत सी बातें हैं जो मैं सोफी को नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे बताया तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे सामने कह रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम कभी मुझे जज नहीं करोगी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बैंगलोर जा सकूं। मेरा मन बहुत उदास है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब बेकार लग रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही हूँ। कहते हुए जिया फफक कर रो पड़ी। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली जिया आज पहली बार रो रही थी। डेस्टिनी ने देखा तो वह उठा और जिया के सामने चला आया। वह अपने नन्हे नन्हे पैरों से जिया के पैरों को छूने लगा, उसके सामने कूदने लगा। वह बस जिया को चुप करा सकता था। हे, क्या तुम ठीक हो? पास से गुजरते लड़के ने जब जिया को रोते हुए देखा तो पूछ लिया, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जिया ने रोते हुए गुस्से से कहा तो डेस्टिनी लड़के को देखकर भौंकने लगा। लड़का आगे बढ़ गया। कुछ देर रोने के बाद जिया खुद ही चुप हो गई और अपने आंसू पोंछकर एक गहरी सांस लेकर कहा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे माफ करना डेस्टिनी, मुझे माफ करना मॉम। मुझे ऐसे सबके सामने रोना नहीं चाहिए था। डेस्टिनी जिया का हाथ सहलाने लगा तो जिया हल्का सा मुस्कुरा दी और कहा, अब मैं ठीक हूँ डेस्टिनी, तुम बहुत अच्छे हो। मैं जब भी बहुत ज्यादा उदास या खुश होती हूँ तब तुम मेरे साथ होते हो। तुम बहुत प्यारे हो। क्या हम नूडल्स खाएं? दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है। जिया की बात सुनकर डेस्टिनी हल्का सा भौंका। जिया उसे सहमति मानकर उठी और उसे साथ लेकर विंग रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। अगले दिन मिस्टर दयाल वापस दिल्ली आ गए और अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। सोफी और जिया दोनों काम पर जाने लगी। जिया सबके सामने खुश रहने का, हंसने मुस्कुराने का दिखावा करती, लेकिन अकेले में वह बहुत उदास और निराश नजर आती। दिन में न जाने कितनी ही बार वह ईशान का नंबर डायल करती, लेकिन जब हमेशा जवाब नॉट रीचेबल आता तो वह उदास हो जाती। हालांकि जवाब हमेशा नॉट रीचेबल ही आता था, लेकिन सोफी को यकीन दिलाने के लिए वह कभी कभी झूठ मूठ का फोन पर ईशान से बात करने का दिखावा करती।
वक्त गुजरने लगा। दिन, हफ्ता और एक महीना गुजर गया। कई बार जिया का दिल किया कि वह खुद बेंगलोर चली जाए, लेकिन इस वक्त ना उसके पास पैसे थे, ना ही वह बेंगलोर में किसी को जानती थी। महीना गुजर चुका था, लेकिन हालात वही थे। ईशान की कोई जानकारी नहीं थी। रोज मोहम्मद भाई से कर्ज के फोन आते थे, रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम, खुद के जरूरी खर्चे। जिया इन सब चीजों में उलझ कर रह गई और वह अकेले ही इन परेशानियों से लड़ रही थी। वह इन सब में इतना उलझ चुकी थी कि ना किसी की मदद लेना चाहती थी और ना ही किसी से अपनी परेशानी बांटना चाहती थी। एक शाम जिया रेस्टोरेंट में ही थी। सोफी अपने फोन में कुछ देर बैठी देख रही थी, जिसे देखते हुए उसके चेहरे के भाव थोड़े से बदल गए। सोफी ने सामने कुछ ही दूर खड़ी जिया को फोन पर किसी से बात करते देखा। जिया के चेहरे पर उदासी के भाव थे। सोफी जैसे ही उसकी तरफ आई, जिया ने अपने चेहरे के भावों को बदल लिया और खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे सोफी आ गई, क्या तुम उससे बात करना चाहोगे? ओह अच्छा, तुम स्टूडियो जाना है। ठीक है, तुम जाओ। सोफी से फिर कभी बात कर लेना। अपना ख्याल। जिया आगे कुछ कहती इससे पहले ही सोफी ने उसके हाथ से फोन लिया और कहा, और कितना झूठ बोलोगी जिया? जिया ने सुना तो उसके चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई। उसका गला भर आया। जिया का झूठ सोफी के सामने आ चुका था। इतने दिनों से जिया सोफी के सामने बस ईशान को लेकर झूठ बोल रही थी और ये जानकर सोफी को बहुत बुरा लगा। सोफी के सामने सच आने से जिया घबरा उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सोफी से क्या कहे। वह खामोशी से जिया सोफी को देखती रही। सोफी ने गुस्से भरी आंखों से जिया को देखा और कहा, तो ये था तुम्हारा अब तक का सबसे बड़ा झूठ? क्यों जिया, आखिर तुमने मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोला? इतने दिनों से तुम मेरे सामने ईशान से बात करने का नाटक करती रही। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम अच्छे दोस्त हैं और तुम मुझसे हर बात शेयर करती थी, फिर तुमने ये बात क्यों छुपाई? ऐसा करके क्या तुम उस लड़के को सबकी नजरों में अच्छा साबित करना चाहती हो? पिछले 1 महीने से उसने तुम्हारी कोई खबर तक नहीं ली। 1 महीने से वो तुम्हें मिलने तक नहीं आया। अपने अच्छे होने का सबूत वह पहले ही दे चुका है। तुम्हें उसके प्यार में इतना अंधा होने की जरूरत नहीं है। ईशान के बारे में ऐसी बातें मत कहो सोफी, वो बुरा लड़का नहीं है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो। जिया ने ईशान के साइड लेते हुए कहा, ओह सीरियसली जिया, तुम सच में इतनी बड़ी बेवकूफ हो या मेरे सामने बनने का नाटक कर रही हो? उस लड़के ने अपना सपना पूरा करने के लिए तुम्हें सिर्फ यूज किया है और उसका सपना पूरा हो चुका है, तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया और इसके बाद उसने तुम्हारी कोई खबर तक नहीं ली। यकीन नहीं होता तो ये देखो। सोफी ने अपना फोन जिया के सामने करके कहा। जिया ने सोफी के हाथ से फोन लिया और देखने लगी। ईशान एक लाइव चैट में था। वह पहले से काफी ज्यादा खुश था और अपनी रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात कर रहा था। ईशान को देखकर जिया की आंखों में आंसू भर आए। कितने दिनों बाद उसने ईशान को देखा था। वह खुश भी थी कि ईशान ठीक है। जिया नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए ईशान को देखती रही। सोफी ने देखा तो उसके हाथ से फोन लिया और कहा, देख लिया, देखा तुमने, ये अपनी दुनिया में खुश है, तुम इसे याद तक नहीं हो। क्या इसने एक बार भी तुम्हारा जिक्र किया? ये लड़का इतना सेल्फिश निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो क्या हुआ सोफी, वो खुश है ना? तुमने देखा ना अपनी स्टोरी के बारे में बताते हुए वो कितना कॉन्फिडेंट लग रहा था। मैं खुश हूं कि उसका सपना पूरा हुआ। जिया ने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा। ओह जिया, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तुम ईशान से प्यार करती हो और वो वहां तुम्हारे बिना खुश है। उसने एक बार भी तुमसे मिलने और बात करने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद भी तुम उसके लिए खुशी जता रही हो। कैसे जिया और क्यों? सोफी ने तड़प कर कहा। सोफी, मैं उससे प्यार करती हूँ, ये सच है, पर उसने तो नहीं कहा ना कि वो मुझसे प्यार करता है। हो सकता है मैं उसके लिए सिर्फ उसकी दोस्त हूँ और दोस्तों को हर बात नहीं बताई जाती। मैं ईशान के लिए खुश हूँ। जिस सपने के लिए उसने मेहनत की वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं इसी में खुश हूँ, जिया ने कहा।
नहीं जिया, ये सही नहीं है। जिससे हम प्यार करते हैं उसे इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहिए, सोफी ने कहा। लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं उसे जबरदस्ती रोक कर रखना भी तो प्यार नहीं है ना सोफी। ये सब बातें छोड़ो और मुझे आज के ऑर्डर्स दो, मुझे देर हो रही है, जिया ने बहस को रोकते हुए कहा। क्या तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता जिया? सोफी ने कहा। सोफी मुझे देर हो रही है, प्लीज। अगर ऑर्डर देने में देर हुई तो मिस्टर दयाल मुझे फिर से सुना देंगे, जिया ने वहां से जाते हुए कहा। जिया की बात सुनकर सोफी को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में सब ऑर्डर्स पैक किए और जिया के सामने रख दिए। जिया ने उन्हें अपने बैग में रखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। सोफी ने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। जिया के चेहरे की खुशी एकदम से उदासी में बदल गई। उसने बैग उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। हालांकि जिया बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर उथल पुथल मची थी। सोफी ने जो कहा वो सच था और जिया भी जानती थी कि पिछले 1 महीने से ईशान ने उससे बात तक नहीं की है। और आज ईशान को खुश देखकर जिया को भी एहसास हो गया कि ईशान उसे भूल चुका है। लेकिन जिया ने सोफी के सामने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें जल रही थी और लाल हो चुकी थी। उसका दिल टूट चुका था और एक अनदेखा दर्द वह महसूस कर रही थी। जिया ने सभी ऑर्डर्स लिए और आखिरी ऑर्डर्स देते देते हल्का अंधेरा हो चुका था। जिया रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई। कुछ दूर चलते ही उसे सोफी का ख्याल आया। उसे एक बार फिर सोफी का सामना करना था और साथ ही उसके सवालों का भी। जिया ने फुटपाथ किनारे पड़ी खाली बेंच के बगल में अपना स्कूटर रोका और बेंच की तरफ चली आई। ये जगह बाकी जगह से थोड़ी खाली थी। जिया बेंच पर आ बैठी। उसकी आंखों के सामने ईशान के साथ बिताए पल आने लगे और सहसा ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में सोफी की कई बातें गूंजने लगी। जिया की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ईशान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिया समझ नहीं पा रही थी। अब तक वह खुद को एक झूठी तसल्ली दे रही थी, लेकिन आज ईशान का सच उसके सामने था। जिया ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक ऐसे दर्द से गुजर रही थी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। एक अच्छी दोस्त होने के नाते उसने ईशान की मदद की, लेकिन ईशान की मदद करते करते वह कब उससे प्यार करने लगी ये उसे पता ही नहीं चला। जिया ईशान को ये बात बता भी नहीं पाई और उससे पहले ही ईशान ये शहर छोड़कर चला गया। पर जाते जाते वो एहसास जिया के दिल में छोड़ गया और यही एहसास जिया को एक उम्मीद देते रहे ईशान की लौट आने की। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 54। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।